Hello dear student, myself Vinay Kumar Bind and welcome to my channel KMQ by Vinay Sarmi। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन के बारे में। स्टैक्योमेट्रिक फिजिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर हम ये चीज़ पढ़ेंगे, कोई भी रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट हम कितना अमाउंट लेते हैं तो कितना अमाउंट आपको प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, तो एक तरह से स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन हमें बताता है कि किसी भी रिएक्शन में कितनी क्वांटिटी हम रिएक्टेंट का लेंगे तो कितना क्वांटिटी आपको प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के बारे में बात होती है, तो वो अपना जो टॉपिक है वो क्या है, स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि स्टैक्योमेट्रिक ऑफ रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, ये हमें बताता क्या है, तो इट गिव quantitative it give quantitative relationship between reactants and products in terms of मोल, ठीक है, मास, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, तो स्टैक्योमेट्री क्या होता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट में। अब इतनी चीज तो पता हो, कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें रिएक्टेंट्स होते हैं, रिएक्टेंट एक भी हो सकता है, रिएक्टेंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, प्रोडक्ट एक भी हो सकता है, प्रोडक्ट एक से ज्यादा भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि अपना रिएक्शन कैसा है। तो जो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है वो मोल के टर्म में हो सकता है, मास के टर्म में हो सकता है, वॉल्यूम के टर्म में हो सकता है एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म में हो सकता है। आप लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ लिया है, मोल वो मास, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का क्या रिलेशन होता है, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो कौन कौन से 4 टर्म है, मोल, मास, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स के टर्म में होता है। तो सबसे पहले इसमें जो मेन चीज यूज में आएगा कि मोल निकालते कैसे। एक बार मैं आपको रिमाइंड करा दूं फिर से कि मोल आप कैसे निकालते हो किसी भी पार्टिकल का। तो फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय क्या होता है, मोलर मास। ठीक है, ये मोल निकालने का फॉर्मूला आप लोग 9th क्लास से ही सीखते आ रहे हो, तो आपको ये चीज अच्छे से पता होगा। मोलर मास अगर एटम होगा तो एटॉमिक मास लेंगे, अगर मॉलिक्यूल होगा तो वहां पर हम मॉलिक्यूलर मास लेंगे। तो ये मोल निकालने का आपको फॉर्मूला है। तो दूसरी चीज ये आती है, ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया कि स्टैक्योमेट्रिक आपसे कोई पूछ ले क्या होता है तो आप ये चीज बता सकते हो। क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स के बीच इन टर्म ऑफ मोल, मास, वॉल्यूम एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। अब किसी भी रिएक्शन में हम स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन कब अप्लाई कर सकते हैं, या यूं बोल सकते हो स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन की कंडीशन क्या होती है। ठीक है, कंडीशन मतलब स्टैक्योमेट्रिक कैलकुलेशन किसी रिएक्शन पे हम अप्लाई करने के लिए कंडीशन क्या होती है। तो कंडीशन वो होती है रिएक्शन शुड बी बैलेंस। रिएक्शन क्या होना चाहिए, अपना कंप्लीटली आपका बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस का मतलब आप लोग ने पढ़ा हुआ है कि टोटल नंबर ऑफ रिएक्टेंट साइड जितने होंगे उतने ही टोटल नंबर ऑफ एटम पर यूनिट नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड होने चाहिए। ठीक है, आप लोग ने मतलब इसको दूसरे टर्म बोलो तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई होना चाहिए, या दूसरे टर्म में बोल सकते हो कि टोटल mass of reactant must be equal to total mass of product.
ठीक है, यही आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास था कि आपको कोई ऐसा पूछ ले किसी रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, तो आप ये बोल दो कि ताकि उस रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई हो सके। मतलब यही चीज है कि रिएक्टेंट साइड जितने टोटल मास होंगे उतना ही मास क्या होना चाहिए प्रोडक्ट साइड का। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे सबसे फेमस एग्जांपल वाटर है, ठीक है, H2 प्लस O2, यहाँ से प्रोडक्ट क्या बना दिया H2O। इसको बैलेंस कर लेते हैं। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, यहाँ पर 2, ऑक्सीजन कितने 2 हैं, यहाँ पर कितना 1 है। तो यहाँ पर क्या करोगे आप 2 का मल्टीप्लाई कर दोगे। तो अब अगर टोटल मास रिएक्टेंट साइड का निकालोगे तो कितना आएगा, हाइड्रोजन का 1 होता है 2 है, ठीक है, तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन आपने बैलेंस के लिए, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं, यहाँ पे क्या करोगे 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर तो 4 हो गया क्योंकि टोटल मास हाइड्रोजन का 1 होता है, 4 8 mH 4 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया, एक ऑक्सीजन कितना 16 होता है, 2 ऑक्सीजन 32, तो रिएक्टेंट साइड टोटल मास आ गया कितना 36 ग्राम पर मोल। और टोटल मास अगर हम प्रोडक्ट साइड निकालें तो कितना आएगा, देखिए वाटर का मॉलिक्यूलर मास सबको पता है कितना होता है 18 होता है, 2 × 18 कितना आ गया 36। तो इस रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लीकेबल है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास अप्लीकेबल का मतलब टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा बैलेंस रिएक्शन क्या होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आप पहले से ही जानते हो, ये चीज आप लोग 9 10 से ही जानते हो, ठीक है। तो हमें अभी तक क्या चीज पता है कि स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन होता क्या है, क्या हमें बताता है, हमें यही बताता है कि क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बताता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट के बीच कितना अमाउंट लोगे कितना अमाउंट प्रोडक्ट फॉर्म होगा। मोल निकालने का फॉर्मूला हम लोग ने सीख लिया। और सेकेंड पॉइंट हमने ये चीज सीखा कि स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन रिएक्शन पे किसी रिएक्शन पे कब अप्लाई कर सकते हैं, एक कंडीशन हो गया एक तरह से। तो रिएक्शन मस्ट बी बैलेंस, रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं है तो उस पर स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन अप्लाई नहीं होगा। सबसे पहले आपको रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, ठीक है। अब कुछ लोग होशियारी करते हैं जैसे बैलेंस करना हो, ठीक है, इसको बैलेंस करना हो तो ऐसे नहीं करेंगे, क्या करेंगे ऐसे करके यहाँ पे 2 कर देंगे, तो 2 इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर, 2 ऑक्सीजन इधर है, ठीक है। वो एक्स्ट्रा टैलेंटेड लोग होते हैं, ठीक है। तो आपको बैलेंस करते समय ये ध्यान रखना है कि उस मॉलिक्यूल में फॉर्मूले में कोई वेरिएशन नहीं होना चाहिए। आपने यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया तो वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, नॉट हाइड्रोजन, ठीक है। तो आपको मॉलिक्यूल के साथ कोई भी उसके फॉर्मूले में चेंज नहीं करना, जो भी है उसको मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर हमने 2 कर दिया। और ये चीज वाटर अभी भी है, वाटर बैलेंस करने के बाद भी वाटर है, बैलेंस करने के पहले भी वाटर है, ठीक है। अब यहाँ पर इस रिएक्शन को हम कई तरह से टर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल के टर्म में, मास के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म में, ठीक है। आपको समझ में आ गया इतने टॉपिक। चलिए, तो स्टोइकियोमेट्री के बारे में हम लोग ने उसका डेफिनेशन पढ़ लिया, कंडीशन क्या होते हैं स्टोइकियोमेट्रिक अप्लाई करने के लिए किसी भी रिएक्शन में, वो चीज़ पढ़ लिया। अब हम कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं और जो चारों टर्म के टर्म में हम क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बता रहे हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया मीथेन का कम्बसन। 10th क्लास में आप लोग ने कार्बन इट्स कंपाउंड में रिएक्शन देखा हुआ है, ठीक है, पढ़ा हुआ है। तो वही रिएक्शन ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमने रिएक्शन ले लिया मीथेन का कम्बसन। कम्बसन का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करा रहे हैं। तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हमने इसको बर्न कराया तो यहाँ से क्या मिलेगा H2O प्लस यहाँ से क्या मिलेगा CO2 मिल जाएगा और प्लस एनर्जी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इस पे हम लोग स्टोइकियोमेट्रिक अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा, इस रिएक्शन को हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना होगा। तो चलिए बैलेंस करते हैं। कार्बन यहाँ पर क्या है 1 है, तो प्रोडक्ट साइड में कार्बन 1 है। हाइड्रोजन यहाँ पे कितने हैं 4 है, तो हमें क्या करना होगा, इधर 2 का मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। हाइड्रोजन 4 हो गए, हाइड्रोजन इधर भी 4 हो गए। अब देखते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कितने 2 है, तो टोटल 4 हो गए। तो आप क्या करो, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दो। तो रिएक्शन अभी अपना क्या हो गया है, मीथेन का कम्बसन कंप्लीटली बैलेंस हो गया है। इस पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आप चेक भी कर सकते हैं कि रिएक्टेंट साइड का जितना टोटल मास आएगा
उतना ही मास क्या होगा, प्रोडक्ट साइड का रहेगा। क्लियर है? तो ये रिएक्शन में हम लोग स्टैक्योमेट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज और जानना है, यहाँ पर मॉलिक्यूल के, जैसे ये मीथेन का मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, ये मीथेन का मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल हो गया, ठीक है, यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 मॉलिक्यूल हो गया। तो मॉलिक्यूल को छोड़ के उसके जो यहाँ पर ये जो वैल्यू, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पर कितना है, 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या होगा, 1 होगा। तो ये जो मॉलिक्यूल के साथ जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये चीज ध्यान रखिएगा कि किसी भी रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल, जितने भी मॉलिक्यूल होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। आपको पूछा जाए मीथेन का कितना स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 2, वाटर कितना है, 2, CO2 कितना है, 1। तो इनको हम बोलते हैं स्टैक्योमेट्रिक कोएफिशिएंट। ठीक है, अब सबसे पहले जो टर्म है हम बात कर लेते हैं मोल में। ठीक है, मोल के टर्म में, अगर मोल के टर्म में इस रिएक्शन को हमें सिंबलाइज करना, इसको बोलना हो तो क्या पढ़ेंगे कि 1 मोल ऑफ मीथेन, क्या बोलेंगे, 1 मोल ऑफ मीथेन रिएक्ट विथ 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल एंड 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल। तो इसको हमने मोल के टर्म में, अगर इस रिएक्शन को हमें पढ़ना हो तो हम क्या बोलेंगे कि 1 मोल मीथेन का 2 मोल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 2 मोल वाटर बना रहा है एंड 1 मोल क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगर इसी रिएक्शन को हमें मास के टर्म में रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, तो मास के टर्म में कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो वैसे भी आपने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि मोल में अगर हम मॉलिक्यूलर मास या एटॉमिक मास का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो वेट आ जाता है। तो अगर इसके टर्म में हमें रिप्रेजेंट करना हो तो मीथेन का मास कितना होता है, 16, तो हम इसको पढ़ेंगे कि 16 ग्राम। ठीक है, मीथेन रिएक्ट विथ, अब ऑक्सीजन O2 कितना होता है, 32, तो यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, 2 इंटू कितना, 32, मतलब 64 ग्राम। ठीक है, कि 16 ग्राम मीथेन का कितने, इसको मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, इक्वल टू कितना, 64 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके कितना ग्राम वाटर बना रहा है। तो वाटर का मॉलिक्यूलर मास सबको पता है कितना होता है, 18 इंटू 2, मोल में मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई करें तो वेट आ जाता है। ठीक है, आपको अच्छे से पता है। तो यहाँ से क्या 36 ग्राम यहाँ से क्या बना रहा है, वाटर, एंड CO2 कितना, CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 44 ग्राम। तो इसको मास के टर्म में हम क्या पढ़ेंगे कि 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट विथ 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन फॉर्म 36 ग्राम वाटर एंड 44 ग्राम ऑफ CO2। ठीक है, ये मास के टर्म में इस रिएक्शन को पढ़ने का तरीका हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि वॉल्यूम के टर्म में इस रिएक्शन को क्वांटिटेटिव कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो आपको अच्छे से पता है कि जब भी ये होगा तो वॉल्यूम गैस के लिए STP कंडीशन की बात करते हैं। ठीक है, STP कंडीशन, तो आपको पता होना चाहिए STP कंडीशन जो होता है, तो STP कंडीशन में टेम्परेचर कितना लेते हैं, ठीक है, 273 केल्विन, प्रेशर कितना लेते हैं, 1 atm, और वॉल्यूम कितना लेते हैं, 22.4 लीटर। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, STP कंडीशन होता है। ठीक है, STP कंडीशन किसी क्वेश्चन में बोल दिया तो मतलब आपको ये चीज ध्यान होना चाहिए, टेम्परेचर कितना होता है, प्रेशर कितना होता है, वॉल्यूम होता है। अगर हमें इसको वॉल्यूम के टर्म में लिखना हो तो आपको अच्छे से पता है कि मोल में, मैंने आप लोग को लेक्चर में पढ़ाया था कि शॉर्ट ट्रिक में मोल कॉन्सेप्ट के, मोल से जब वॉल्यूम की तरफ जाते हैं तो 22 हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कितने से, 22.4 लीटर से। इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 इंटू 22.4 लीटर मीथेन रिएक्ट विथ 2 इंटू 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूस 2 इंटू 22.4 लीटर वाटर एंड 1 इंटू 22.4 लीटर CO2।
तो ये हो गया वॉल्यूम के टर्म में, क्लियर है। अब हम लास्ट बात कर लेते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोल दो, ठीक है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल बोल दो आप। नंबर ऑफ अगर मॉलिक्यूल के टर्म में बोलना हो तो मोल में क्या करते हैं, जब भी मॉलिक्यूल की तरफ जाते हैं तो एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका कितना 1 मोल है, हम क्या बोल सकते हैं 1 इंटू Na आपको अच्छे से पता है, Na एवोगैड्रोज नंबर होता है, वैल्यू कितना 6.022 इंटू 10⁻23। इसको हम पढ़ सकते हैं 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल ऑफ मीथेन रिएक्ट विद कितना 2 मोल है। यहाँ से हम इसको क्या बोलते हैं 2 इंटू Na, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से रिएक्ट करके यहाँ से कितना 2 इंटू Na मतलब 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 वाटर मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहा है एंड 1 इंटू Na मॉलिक्यूल CO2 फॉर्म कर रहा है, मतलब 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो ये 4 टर्म्स हो गए जिसमें किसी भी रिएक्शन के क्वांटिटेटिव रिलेशन को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। मोल के टर्म में, मास के टर्म में, वॉल्यूम के टर्म में, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के टर्म में, ठीक है। तो आपको ये चीज़ आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किसी भी रिएक्शन को इतने टर्म में 4 टर्म है जिनमें क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप के बारे में हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इस पे क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। अभी हम लोग ने लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट नहीं पढ़ा है, उसके हम इसके टॉपिक के बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, किस तरह से क्वेश्चन जो अभी तक पढ़ा आते हैं। तो हम लोग ने अभी तक जो पढ़ा स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशन, उस पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, कैलकुलेट amount of water in gram produced by combustion of 16 gram of मीथेन, ठीक है। ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दिया है कि भाई मीथेन का हम कंबसन करा रहे हैं, तो 16 ग्राम अगर हम मीथेन लें तो वाटर का कितना अमाउंट ग्राम में, मतलब मास पूछ रहा है, प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए बैलेंस रिएक्शन लिखेंगे। सबसे पहला काम क्या होगा कि बैलेंस रिएक्शन लिखना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह क्वेश्चन में ऐसे ही रिएक्शन दिए रहते हैं जो नॉर्मली आप लोग जानते हो, या फिर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन दिया होगा तो वहाँ पर उसका रिएक्शन ऑलरेडी गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो मीथेन का कंबसन आप लोग 10th में भी पढ़े हैं। सबसे पहले आप रिएक्शन कंप्लीट बैलेंस फॉर्म में लिख लो। अभी मैंने एग्जाम्पल बताया था, तो यहाँ पे मीथेन कंबसन कराया तो यहाँ से क्या बना H2O और प्लस यहाँ से CO2 मॉलिक्यूल मिला। इसको बैलेंस कर लें, यहाँ पर 2 कर लेंगे और फिर यहाँ पे 2 कर लेंगे, तो रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अब इस पे हम स्टैकोमेट्रिक अप्लाई कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करो, जो चीज गिवन है, ठीक है, मास टू मास रिलेशन क्वेश्चन में पूछ रहा है, मतलब 16 ग्राम मीथेन, सबसे पहले आप यहाँ पे गिवन लिख लिया करिए, तो क्या चीज गिवन है। तो आपको क्या दिया है, 16 ग्राम मीथेन दिया हुआ है और यहाँ से इसका आपको वाटर का जो मास है वो फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये चीज है, 16 ग्राम ऑफ मीथेन दिया है, इसको लिख लिया इसके नीचे, और वाटर का अमाउंट पूछा तो उसके लिए क्वेश्चन मार्क हमने लगा दिया। मतलब इनसे अभी हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमें मीथेन टू वाटर मॉलिक्यूल रिलेशन देखना, वो भी मास टू मास देखना है। तो गिवन हमने लिख लिया, तो सबसे पहले यहाँ पर बेसिक पे आप जाइए, बेसिक पे जाइए। तो स्टार्टिंग में इनिशियली कितना था कि मीथेन का जो मास होता है 1 मोल है, तो यहाँ पे कितना आया 16 ग्राम। तो 16 ग्राम जब लिए थे स्टार्टिंग में रिएक्शन में, जो बैलेंस रिएक्शन है, तो कितना अमाउंट वाटर प्रोड्यूस हो रहा था, तो वाटर का एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास कितना 18 होता है, तो 2 है, 2 का मल्टीप्लाई, यहाँ से कितना आएगा 36 ग्राम। तो जब 16 ग्राम हमने
मीथेन का कंबसन कराया था तो वहाँ से 36 ग्राम आपको वाटर प्रोड्यूस हो रहा था। तो अगर 16 ग्राम लेंगे तो कितना आएगा, आपको यूनिटरी मेथड होगा तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 16 ग्राम ऑफ मीथेन प्रोड्यूस कितना 36 ग्राम ऑफ H2O। इसलिए कितने 1 पे निकालोगे, 1 ग्राम अगर हम लेंगे 1 ग्राम तो कितना प्रोड्यूस होगा 36 बाई कितना हो जाएगा 16, और इसलिए क्वेश्चन में क्या दिया है गिवन में 16 ग्राम, तो इसलिए 16 ग्राम में जब लोगे तो यहाँ पे क्या करोगे 16 का मल्टीप्लाई, ये कैंसिल आउट हुआ तो आंसर जो आएगा आपका 36 ग्राम आएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल होते हैं स्टोइकोमेट्रिक कैलकुलेशन में, जिनमें लिमिटिंग रिएजेंट अभी एक्सेस रिएजेंट की बात नहीं हुई है। नॉर्मल जो हमने अभी तक पढ़ा उस पर बेस्ड क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया मास टू मास। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन required to produce 22 gram of CO2 on combustion। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से मीथेन का कंबसन रिएक्शन, तो सबसे पहला काम क्या होगा, बैलेंस रिएक्शन लिखना, बैलेंस रिएक्शन को लिखना। तो मीथेन का कंबसन अभी हमने पढ़ा CH4 प्लस 2O2 और यहाँ से प्रोड्यूस कर रहा था 2 मॉलिक्यूल क्या वाटर प्लस यहाँ से CO2। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए क्वेश्चन में मोल पूछ रहा है मीथेन का और वहाँ से आपको क्या दिया है CO2 जो दिया है वो ग्राम में दिया है, मतलब मोल टू मास रिलेशन पूछ रहा है। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या होगा, रिएक्शन में जो चीज गिवन है क्वेश्चन में उसको लिख लो। तो यहाँ से मोल पूछ रहा है मीथेन का मोल, तो यहाँ से मीथेन का मोल क्या है आपको फाइंड आउट करना है। और क्या चीज गिवन है यहाँ पर 22 ग्राम, तो यहाँ पे वो CO2 कितना दिया है 22 ग्राम, ये गिवन है क्वेश्चन में। मतलब अभी ऑक्सीजन एंड वाटर से हमें कोई मतलब नहीं है, मीथेन एंड CO2 से मतलब है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं, बुक में आप देखोगे तो पहले मोल निकालना है, उसके बाद क्या करा है मास में कन्वर्ट किया है। तो आप क्या करो, यहाँ पर मोल पूछ रहा है तो मोल लेके चलो, यहाँ पर CO2 का मास दिया है तो मास लेके चलो। तो अगर हम इनिशियल रिएक्शन में देखें, इनिशियली रिएक्शन में देखें तो क्या ये मोल में पूछ रहा है, तो यहाँ पर कितना मोल है, यहाँ पर 1 मोल मीथेन है और CO2 यहाँ ग्राम दिया तो आप ग्राम में लेकर चलो। स्टार्टिंग में कितना है C24 ग्राम, तो 1 मोल, ये चीज हमें फाइंड आउट करना है। जो चीज फाइंड आउट करना होता है यूनिटरी मेथड में आप लोगों ने सीखा है वो हम बाद में लिखते हैं। तो क्या लिख सकते हैं कि 44 ग्राम CO2 प्रोड्यूस बाई 1 मोल ऑफ मीथेन। ठीक है, देन 22 ग्राम होगा तो कितना मोल होगा, तो इस रिएक्शन को हम कैसे लिखेंगे कि 44 ग्राम ऑफ CO2 required 1 मोल ऑफ मीथेन। तो इसलिए अगर 1 ग्राम होगा CO2 का तो कितना होगा 1/44, और इसलिए CO2 का कितना दिया है 22 ग्राम दिया है। तो क्या करोगे यहाँ पे 22 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 मतलब 0.5 मोल आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल होते हैं, कोई इसमें दिमाग नहीं लगाना है, सीधा सा जो चीज़ गिवन है जो चीज़ फाइंड आउट करना है उसको नीचे लिख लो। बाकी रिएक्शन में जो भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट उनसे कोई मतलब नहीं है, और अगर आपको जो चीज़ पूछे आप वो चीज़ पहले वहाँ पे लिख दो, उसके बाद इनिशियली रिएक्शन में देखिए क्या चीज़ था और कितना हमें मिला। ठीक है,
इसी तरह से आपका क्वेश्चन ये तरह सॉल्व होते हैं। सबसे पहला काम रिएक्शन को बैलेंस करना होता है, उसके बाद जो चीज़ गिवन हो उसके नीचे लिख लो, और यहाँ पे मोल पूछा है और यहाँ पे क्या दिया है, ग्राम में दिया है, ठीक है। तो जो चीज़ निकालना होता है वो हम बाद में लिखते हैं राइट हैंड साइड में, और जो चीज़ गिवन होता है उसको हम लेफ्ट साइड लिखते हैं। तो 44 ग्राम CO2 रिक्वायर्ड है या प्रोड्यूस हो रहा है कितने, 1 मोल से, तो 1 ग्राम में कितना होगा, इसलिए कितना 22 ग्राम अगर प्रोड्यूस होगा CO2 तो कितना मोल मीथेन चाहिए, आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही सिंपल होता है, बिल्कुल आप अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। हाउ मेनी मोल ऑफ आयरन made from Fe2O3 ferric oxide by using 16 mole of कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। ये क्वेश्चन है और क्वेश्चन में आपको रिएक्शन दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन में रिएक्शन दे रखा है, तो रिएक्शन क्या होगा, Fe2O3 प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, और यहाँ से बना दे रहा है आयरन प्लस यहाँ से CO2 फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस कर देते हैं। आयरन कितना 2 है, तो यहाँ पर क्या कर लिया, 2 कर लिया। ऑक्सीजन कितना यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कितना 2 है। तो आप क्या करो, जब भी ऐसा कुछ हो तो आप क्या करो, उसको बैलेंस करो इवन के बारे में। मान लीजिए हम यहाँ पे 3 का मल्टीप्लाई करें, ऑक्सीजन 3 हो गया, 3 यहाँ पे 6 हो गए, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, 3 का मल्टीप्लाई। ये रिएक्शन आपका क्या हो गया, बैलेंस फेज में हो गया। आयरन कितने 2 है, आयरन 2 है, ऑक्सीजन कितने 3 इधर 6, इधर कितने 6 हो गए, और कार्बन कितने 3 है। तो रिएक्शन आपका बैलेंस, मान लीजिए रिएक्शन बैलेंस नहीं किया होगा तो आपको बैलेंस करना होगा, और बैलेंस ऑलरेडी गिवन है तो अच्छी बात है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या बोला कि सबसे पहले आप गिवन क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मोल ऑफ आयरन, तो मतलब यहाँ पर आयरन का आपको मोल पूछ रहा है कितना होगा, क्वेश्चन मार्क लगा दिया उसके नीचे लिख के, और उसके बाद 16 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, मतलब ये कितना दिया है गिवन में, गिवन हमने सबसे पहले लिख लिया 16 मोल दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। मतलब इनसे और इनसे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मोल टू मोल रिलेशन पूछ रहा है, तो यहाँ पर जो इनिशियल आप लिखोगे, ठीक है, इनिशियल जो लिखोगे आप मोल का लिखोगे। तो मोल दिया तो यहाँ पे पहले स्टार्टिंग क्या लिखोगे, 3 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड रिक्वायर्ड हो रहा है कितना, 2 मोल आयरन प्रोड्यूस होने के लिए। तो अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि ये चीज निकालना था, हमें राइट साइड लिखना है, तो क्या लिखेंगे कि 3 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कितना 2 मोल ऑफ आयरन। इसको सेंटेंस कैसे ही बना सकते हो, 3 मोल ऑफ CO रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2 मोल ऑफ आयरन, ठीक है। देन 1 मोल अगर होगा तो क्या होगा, 2/3 हो जाएगा। तो इसलिए क्वेश्चन कितना 16 मोल दिया है कार्बन मोनोऑक्साइड, 16 मोल दिया है, तो क्या करोगे यहाँ पर 16 का मल्टीप्लाई, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 32/3, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 10.66 मोल, ये आपका आंसर हो जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये आपका हमारा स्टैकोमेट्रिक कैलकुलेशंस होगा। इसमें आपको कुछ भी पूछ सकता है, मान लीजिए मोल टू वॉल्यूम रेशियो पूछ रहे, नंबर ऑफ पार्टिकल रेशियो पूछ रहे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मान लीजिए मैं इसी क्वेश्चन में चेंज कर दूं कि हाउ मेनी नंबर ऑफ इस क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर रहा हूँ, हाउ मेनी नंबर ऑफ आयरन एटम, ठीक है, मेड फ्रॉम Fe2O3 बाय यूजिंग 16 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसी क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, तो अब यहाँ पर क्या क्या रिलेशन दिया है इस क्वेश्चन को थोड़ा कर लेते हैं। तो हमें 16 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, तो इसको मोल में ही लेके गिवन लिख लिया 16 मोल, इनिशियली हम मोल ही लेके चलेंगे।
अब यहाँ पर आयरन जो पूछ रहा है मोल नहीं पूछ रहा है, वो नंबर ऑफ एटम पूछ रहा है। यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ आयरन एटम, तो ये चीज निकालना है। तो यहाँ पर हम जो लिखेंगे नंबर ऑफ एटम के टर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, नंबर ऑफ एटम क्या, मोल में एवोगैड्रो से मल्टीप्लाई कर देंगे Na से, तो 3 मोल से 2 Na मतलब 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स या एटम आयरन एटम मिल रहा है। तो इतने से कितना मिलेगा, तो आप कैसे लिखो क्वेश्चन कि 3 मोल ऑफ CO प्रोड्यूस 2 इंटू Na एटम ऑफ आयरन, ठीक है। इसलिए 1 पे कितना हो जाएगा, अगर 1 मोल लोगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू Na डिवाइड बाई कितना 3, और इसलिए कितने में 16 मोल पे दिया है। तो यहाँ पे क्या करोगे 16 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ से भाई 10.66 इंटू अलग दो नंबर, अब या तो आंसर एवोगैड्रो के टर्म में दिया या मल्टीप्लाई करके देखने वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। आपको थोड़ा सा दिमाग वहाँ लगाना होता है जब लिमिटिंग रिएजेंट का क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट। तो जब भी हम प्रोडक्ट बनाते हैं तो ऑलवेज हम लिमिटिंग रिएजेंट के बेसिस पे ही बनाते हैं। तो वहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा रिएक्टेंट में सबसे पहले ये पहचानना होगा लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा होगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट आप देखते ही आप लिमिटिंग रिएजेंट बता सकते हो कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है, ओके। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग ने स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं वो सीख लिया। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिटिंग एंड एक्सेस रिएजेंट। तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट होता क्या है। उसके बाद हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे जिसमें हमें ये फाइंड आउट करना होगा कि इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है और एक्सेस रिएजेंट क्या है। उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल्स पे चलेंगे, और यहाँ पर हमें बेसिक के साथ साथ मैं यहाँ पर आपको बहुत शॉर्ट ट्रिक दूंगा जिससे आप किसी भी रिएक्शन में आप लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा कौन सा एक्सेस रिएजेंट होगा आसानी से बता सकते हो। और एक क्वेश्चन और माइंड में आता है, कोई भी क्वेश्चन दिया हो या रिएक्शन दिया हो तो हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाना है या नहीं लगाना है। तो उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पे ट्रिक बताऊंगा। तो सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट होता क्या है। जैसा कि आपको नेम से पता चला, लिमिटिंग रिएजेंट का मतलब क्या है, किसी भी रिएक्शन में जो लिमिट में हो। लिमिट का मतलब क्या है, किसी भी रिएक्शन में जो पहले कंज्यूम हो जाए, तो ऐसे रिएजेंट को हम बोलते हैं क्या, लिमिटिंग रिएजेंट। और किसी भी रिएक्शन में जो एक्सेस में हो, मतलब टोटल क्या हो, कंज्यूम ना हो, तो ऐसे रिएजेंट को हम बोलते हैं एक्सेस रिएजेंट। सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। इसका डेफिनेशन क्या हुआ, रिएजेंट विच आर रिएजेंट which are totally consumed in a reaction। सिंपल सा डेफिनेशन है, reagent which are totally consumed in a reaction, ठीक है, और called लिमिटिंग रिएजेंट, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट को मैंने LR से डिनोट कर दिया है। तो लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, जो रिएक्शन में टोटली कंज्यूम हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। नेक्स्ट जो है एक्सेस रिएजेंट। तो एक्सेस रिएजेंट क्या होगा कि रिएजेंट which are not totally consumed in a reaction, ठीक है, और कॉल्ड एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। तो हम लोग ने डेफिनेशन देख लिया कि लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है, ठीक है। लिमिटिंग रिएजेंट वो होता है रिएक्शन में जो टोटली कंज्यूम हो जाए, जितना दिए थे अमाउंट वो टोटली क्या हो रहा है रिएक्शन में कंज्यूम हो रहा है, उसको लिमिटिंग रिएजेंट।
और एक्सेस रिएजेंट जो टोटली कंज्यूम नहीं हो रहा है, मतलब जो रिएक्शन होने के बाद, प्रोडक्ट होने के बाद भी क्या है, उसका कुछ अमाउंट क्या है लेफ्ट है, बचा हुआ है, एक्सेस में है, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सेस रिएजेंट। अब हम कुछ बेसिक एग्जांपल लेते हैं। पहले ये जानते हैं कोई भी चीज़ दिया हो, कोई भी सब्सटेंस दिया हो, कोई भी रिएक्शन दिया हो, तो कैसे पहचानेंगे कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक चीज़ सीखेंगे। चलिए मान लीजिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है। मान लीजिए अपने को कार बनाना है, ठीक है, अपने को कार बनाना है। तो कार बनाने के लिए दो बेसिक चीज़ की रिक्वायरमेंट है। एक तो कार की बॉडी चाहिए और दूसरा हमें कार की इंजन चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम एक कार की बॉडी बना देते हैं। मान लीजिए इस तरह से है, ठीक है। एक कार की बॉडी हो गई, प्लस यहाँ पर हमें एक इंजन चाहिए, ठीक है। तो एक कार की बॉडी से, ये कार की बॉडी है, ठीक है, और एक इंजन चाहिए। तो आपसे पूछा जाए बताइए आप कितनी कार बना सकते हैं, तो कंप्लीटली हम एक कार बना सकते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए ये पहला केस हो गया। दूसरा केस है, यहाँ पे बोल दिया जाए कि आपके पास दो बॉडी है कार की, ठीक है, और यहाँ पर इंजन आपको दे दिया हो, मान लीजिए यहाँ पर 3 इंजन दे दिया, ठीक है, और आपसे पूछा जाए बताइए कितनी कार बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक बॉडी के लिए एक इंजन चाहिए था, तो दो बॉडी है, तो यहाँ पर इंजन कितने चाहिए था, आपको 2 इंजन चाहिए था। तो आपसे पूछा जाए इसमें आप कितनी कार बना सकते हो, तो आंसर आपका क्या होगा, 2 कार बना सकते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड लेते हैं कंडीशन कि अगर अपने पास 3 बॉडी है और यहाँ पर मान लीजिए आपको दे दिया हो एक इंजन दे दिया हो, एक इंजन दे दिया हो कार का, तो आपसे पूछा जाए कि बताइए आप कितनी कार बना देंगे। तो एक बॉडी रिक्वायर्ड थी 1 इंजन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर 3 बॉडी दिया है, तो इंजन कितने चाहिए था आपको, 3 इंजन चाहिए था, बट दिया कितना है, एक इंजन। मतलब जो कार बन रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि इनमें से इंजन कौन कितने हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा जाए तो आपका आंसर क्या होगा कि एक कार बना सकते हैं, ठीक है। फोर्थ एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। मान लीजिए सपोज यहाँ पर दे दिया हो 5 बॉडी कार की दे दिया हो और प्लस आपको 10 इंजन दे दिया हो, और आपसे पूछा जाए बताइए कितनी कार बना सकते हैं, ठीक है। तो 5 बॉडी के लिए आपको 5 इंजन चाहिए था, बट दिया कितना है, 10 इंजन। तो जो कार बनेगी इसमें डिपेंड कर रहा है कि बॉडी कितना होगा। तो यहाँ से कितना आपका आंसर क्या होगा, 5 कार हम मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो देखिए डेफिनेशन मैंने क्या बोला कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है कि जो रिएक्शन में पहले कंज्यूम हो जाता है, टोटली कंज्यूम हो जाता है, जितना था वो टोटली कंज्यूम हो जाता है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग रिएजेंट। एक्सेस रिएजेंट जो क्या होता है, एक्सेस में होता है, रिएक्शन होने के बाद वो क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में होता है, लेफ्ट होता है, बचा होता है, ठीक है। तो चलिए डिसाइड करते हैं। अब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना है हमें और एक्सेस रिएजेंट। 4 एग्जाम्पल मैंने लिए बेसिक, और 4 में हमें देखना है कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा और कौन सा एक्सेस रिएजेंट होगा। यहाँ पर एक बॉडी थी, एक इंजन था, एक कार बना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 2 बॉडी है और यहाँ पर कितनी आपको इंजन चाहिए था, 2 इंजन। दिया कितना है यहाँ पर, 3 इंजन, ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन रहा है, मतलब कार जो बन रही है, वो डिपेंड कर रहा है इसमें बॉडी पे कि बॉडी कितनी है। तो यहाँ पर ये टोटली क्या हो रहा है, कंज्यूम हो जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपना LR, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट। और यहाँ पर इंजन कितनी चाहिए था आपको, 2 इंजन चाहिए था, बट दिया कितना है, 3 इंजन। दिस इज अ एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट थर्ड कंडीशन में दिया 3 बॉडी 1 इंजन दिया है, तो 1 कार बन रही है। तो जो कार बन रही है वो डिपेंड कितना कर रहा है, इंजन पे डिपेंड कर रहा है। एक बॉडी के लिए एक इंजन चाहिए था, तो 3 बॉडी है तो इंजन कितने चाहिए था, 3 इंजन। दिया कितना है, 1 इंजन। तो मतलब जो कार बन रही है वो इंजन पे डिपेंड कर रही है। अपना जो बॉडी वो तो एक्सेस में है, ठीक है, एक के लिए एक ही चाहिए था। तो यहाँ पर दिस इज अ लिमिटिंग रिएजेंट एंड 3 बॉडी, दिस इज अ एक्सेस रिएजेंट, ठीक है। क्लियर हो रहा है। अब फोर्थ कंडीशन देखिए, यहाँ पर 5 बॉडी दिया है और 10 इंजन दिया है, तो कार कितनी बनेगी वो डिपेंड कर रहा है कि बॉडी कितनी है।
तो 5 कॉर मैन्युफैक्चर होंगी। यहाँ पर ये जो है वो लिमिटिंग रिएजेंट है, रिएक्शन में कि जो क्या होता है कि कंज्यूम हो जाता है टोटली, दिस इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। एंड 4 इंजन 5 बॉडीज 5 इंजन ही चाहिए था, बट दिया कितना है 10 इंजन, मतलब 10 इंजन जो है अपना क्या है एक्सेस रिएजेंट है। ठीक है, तो आई थिंक ये बेसिक एग्जांपल मैंने लिया था, आपको क्लियर हो गया है कि लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट कैसे हम डिसाइड करते हैं कि प्रोडक्ट, क्योंकि लिमिटिंग कोई भी रिएक्शन जब क्वेश्चन आते हैं तो अगर लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है तो सबसे पहले आपको ये पहचानना होगा कि रिएक्टेंट्स में से कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो बनेगा कितना अमाउंट बन रहा है, कितना मोल बन रहा है, वो डिपेंड करेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कितना है। जिस तरह से यहाँ पर कार जो बन रहा है वो डिपेंड कर रहा है कि यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है। ठीक है, एक्सेस पे तो एक्सेस में है, उस पर डिपेंड ही नहीं करेगा। तो ये हमने एक बेसिक एग्जाम्पल लिया। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग कोई मॉलिक्यूल या कोई एटम का एग्जांपल ले, तो कोई रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है, ये तो जनरल मैंने लिया। अब कोई हम लोग रिएक्शन देख के उसमें पहचानते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट क्या होता है। तो चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं रिएक्शन का। फॉर एग्जांपल कोई अपने पास रिएक्शन है, मान लीजिए अपने यहाँ पर ए है प्लस यहाँ से B2 कोई मॉलिक्यूल है और यहाँ से प्रोडक्ट अपना AB2 बना रहा है। ध्यान रखिए हम अभी क्या लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट जनरल मेथड से सीख रहे हैं। ठीक है, जो ट्रिक है इसका और इसका लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट कैसे कब पता चलेगा कि रिएक्शन में अप्लाई करते हैं वो हम आगे सीखेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पर इसका दे दिया हो 2 मोल दे दिया हो और इसका दे दिया हो मान लीजिए 3 मोल दिया है। ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 5 मोल दिया हो, इसका यहाँ पर क्या दिया है 5 मोल दिया हो और इसका 2.5 मोल दे दिया हो। यहाँ पर ये क्वेश्चन है, हमें बस दोनों में पहचानना है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। थर्ड हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 2.5 मोल ले लिए और यहाँ पर क्या ले लिए हम लोग 5 मोल दे दिया। ठीक है, फोर्थ में हम लोग ले लेते हैं, मान लीजिए 100 एटम दे दिया और यहाँ पर क्या दे दिया 200 मॉलिक्यूल्स दे दिया। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, मान लीजिए यहाँ पर 2.5 मोल ले लिया और इसका 2.5 मोल ले लिया। ठीक है, हमें इसमें बताना है कि इस रिएक्शन में सिर्फ इतना बताना है कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट होगा, कौन सा एक्सेस रिएजेंट होगा। तो देखिए हमें प्रोडक्ट कितना बनेगा, अभी ये नहीं सीख रहा, सिर्फ लिमिटिंग रिएजेंट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर 1 है। स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट मैंने इससे आपको पहले ही बता रखा है कि जो रिएक्टेंट के साइड में होते हैं, ठीक है, इन्हीं को बोलते हैं हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो यहाँ पर बेसिक में देखिए 1 मोल ए का 1 मोल B2 से रिलेट कर रहा है। ठीक है, तो वहां से 1 मोल AB2 प्रोडक्ट बना रहा है। तो यहाँ पर जब इसका 2 मोल दिया है तो B2 कितना मोल चाहिए था, आपको सिर्फ 2 मोल चाहिए था, दिया कितना है यहाँ पर 3 मोल दिया है। मतलब इस केस में जो लिमिटिंग रिएजेंट होगा वो क्या होगा, ए होगा। वो ए पे डिपेंड कर रहा है कि AB2 प्रोडक्ट कितना बचेगा। ध्यान से फिर सुनिए, 1 मोल के लिए 1 मोल AB2 चाहिए, B2 चाहिए था, तो 2 मोल है तो यहाँ पर कितना चाहिए था, सॉरी 1 मोल के लिए यहाँ पर कितना है 1 मोल B2 का है, तो 2 मोल है तो यहाँ पर कितना चाहिए था आपको 4 मोल B2 का चाहिए था, बट दिया कितना है आपको क्वेश्चन में 3 मोल दिया। मतलब यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा B2 होगा और एक्सेस रिएजेंट क्या होगा A होगा। ठीक है, क्लियर हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर 5 मोल दिया है, इसका 2.5 मोल दिया है, तो यहाँ पर 1 मोल A का था, 1 मोल B2 का था, तो 5 मोल के लिए कितना चाहिए था आपको 5 मोल चाहिए था। 5 के लिए क्या चाहिए था 5 मोल B2 का चाहिए, बट दिया कितना क्वेश्चन में आपको 2.5 मोल। मतलब यहाँ पे फर्दर आपका B2 जो होगा लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट क्या होगा बच्चा लोग A होगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन देखिए 1 मोल के लिए 1 मोल चाहिए था, तो इसके 2.5 मोल के लिए एक ये B2 को कितना मोल चाहिए, सिर्फ 2.5 मोल चाहिए था। आपको दिया कितना है 5 मोल दिया, मतलब इसमें आपका जो लिमिटिंग रिएजेंट है वो A है और एक्सेस रिएजेंट नाउ B2 हो जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन फोर्थ में देखिए 100 एटम के लिए क्या, यहाँ पर एटम यहाँ पे मॉलिक्यूल लिखा है, A एटम है इसलिए एटम, B2 क्या है मॉलिक्यूल है। यहाँ पर क्या देखिए
एक के लिए एक चाहिए था, 100 एटम के लिए कितना चाहिए था, 100 मॉलिक्यूल चाहिए था, बट दिया कितना है, 200 मॉलिक्यूल दिया है। तो यहाँ पर फर्दर B2 क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट, और ए जो हो जाएगा वो लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा। ए जो लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर B2 हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट इसका जो टाइप है 2.5 मोल ए का, 2.5 मोल B2 का। तो एक के लिए एक चाहिए था, 2.5 मोल के लिए कितना चाहिए था, 2.5 मोल ही चाहिए था, और एग्जैक्ट उतना दिया हुआ है। इसका मतलब फिफ्थ कंडीशन में आपको न तो लिमिटिंग रिएजेंट है न ही एक्सेस रिएजेंट है। तो यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, नो लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट। ठीक है, आई थिंक इससे पहले हमने जो कॉन्सेप्ट देखा उसी के बेसिस हमने सोच के ये बता दिया कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा और एक्सेस रिएजेंट क्या होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे, कोई भी मान लीजिए रिएक्शन दिया हो तो उसमें प्रोडक्ट के बेसिस हम लोग मान लीजिए इतना लिया था, एक कोई रिएक्शन में रिएक्टेंट कितना लिया था, कितना प्रोडक्ट मिल रहा था। तो आपको अगर रिएक्टेंट्स के अमाउंट या मोल दिया हो, सबसे पहले ये डिसाइड करना होता है इसमें लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है वो अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट बनता है। ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चन में सबसे पहले हमें तो ये जानना होगा, तो कंफ्यूजन सबसे बड़ा यही होता है कि रिएक्शन में कब लिमिटिंग रिएजेंट आपको अप्लाई करना है, कब नहीं अप्लाई करना है। तो उसके लिए मैं ट्रिक बता दूंगा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन ये आया हुआ था कि इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगेगा या नहीं लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि हमें कैसे पता चलेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट लगा है या नहीं लगेगा या नहीं लगेगा, वो सीखेंगे। उसके बाद लिमिटिंग रिएजेंट कैसे डिसाइड करते हैं, शॉर्ट ट्रिक से, इतना अपने को नहीं सोचना है। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालना है और फिर उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बना देना है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, हम लोग ने लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट किस तरह से बेसिक तरीके से निकालते हैं वो कर लिए हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको, ठीक है, रिएक्शन आपको दिया हुआ है। ठीक है, रिएक्शन क्या दिया है, 2 मोल ऑफ ए रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ बी गिव 4 मोल ऑफ सी प्लस 5 मोल ऑफ डी। ठीक है, ये आपको रिएक्शन गिवन है। तो यहाँ पर गिवन में आपको क्या क्या दिया है, गिवन मोल ऑफ अगर ए 10 मोल दिया हो, ठीक है, और क्वेश्चन में आपको बी का मोल कितना दिया, 50 मोल दिया है। अब आपको फाइंड क्या करना है वो चीज हमें देखना है। फाइंड करना है सबसे पहले, इसमें पहला जो क्वेश्चन है लिमिटिंग रिएजेंट एंड एक्सेस रिएजेंट क्या होगा, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमें ये फाइंड करना है कि मोल ऑफ सी एंड डी कितना प्रोड्यूस होगा इस रिएक्शन में। ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार मैं फिर से समझा दे रहा हूँ आपको। रिएक्शन आपको दे रखा है कि 2A + 3B गिव्स 4 मोल ऑफ C एंड 5 मोल ऑफ D, और क्वेश्चन में गिवन क्या है, आपको A का मोल अगर 10 मोल ले लिया है और B का मोल कितना 50 मोल ले लिया है। तो आपको पहला क्वेश्चन ये बताना है कि इन रिएक्टेंट्स में से कौन अपना लिमिटिंग रिएजेंट होगा और कौन एक्सेस रिएजेंट होगा। एंड सेकेंड क्वेश्चन हमें ये फाइंड आउट करना है कि इस रिएक्शन में हाउ मेनी मोल ऑफ सी एंड डी प्रोड्यूस। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि इस रिएक्शन में आपको लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो सबसे पहले मैं वो ट्रिक बता दे रहा हूँ किस तरह से। तो इसका सोल्यूशन में सबसे पहले तो आप रिएक्शन लिख लीजिए। तो रिएक्शन यहाँ पर क्या है, रिएक्शन ऑलरेडी दिया हुआ है, क्या लिखा है, 2 मोल ऑफ ए प्लस 3 मोल ऑफ पी गिव 4 मोल ऑफ सी प्लस 5 मोल ऑफ डी, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्वेश्चन में मोल ए एंड बी का कितना दिया है, पहले वो लिख लेते हैं कि मोल कितना दिया है। तो इसका मोल जो दिया है कितना, 10 मोल दिया है, और इसका मोल कितना दिया है, 50 मोल दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट की बात करें, एन मोल का सिंबल है आपको पता होगा, SC मतलब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो ए का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 2, एंड बी का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, 3। ठीक है,
तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि इस रिएक्शन में स्टोइकियोमेट्रिक लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट लगाना है या नहीं लगाना है। तो वो कैसे पहचानें, क्योंकि सबसे बड़ा क्वेश्चन यही आता है कि ये किस बेसिस पे करना है, सिंपल स्टोइकियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट से करना है या लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है। तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूँ, एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ट्रिक से कैसे आप करोगे कि अगर रेशियो ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट यहाँ पर क्या है ए एंड बी है, तो अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो ऑफ ए स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो बी नॉट इक्वल टू है किससे, गिवन मोल ऑफ ए एंड गिवन मोल ऑफ बी। तो यहाँ से मोल ऑफ ए और मोल ऑफ बी की नॉट इक्वल टू है, इसका मतलब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं हम इस पर्टिकुलर के लिए। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए का कितना है 2, बी का कितना है 3। तो यहाँ से क्या आ गया 2/3 इक्वल टू, अब मोल कितना दिया क्वेश्चन में जो गिवन है ये मोल नहीं लेना, ये तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का ए बी का रेशियो हो गया। तो मोल क्वेश्चन में क्या दिया है, ए का 10 और बी का कितना 50। तो यहाँ से 10 डिवाइड बाई 50, इसको सॉर्ट आउट करेंगे तो 1/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना आ रहा है 1/5। तो स्टोइकियोमेट्रिक का रेशियो अगर नॉट इक्वल टू मोल का रेशियो के बराबर आ रहा है तो वो मतलब लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे दिख रहा है 2/3 और नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर 10/50 या फिर 1/5। तो मतलब ये जो क्वेश्चन होगा अपना लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ठीक है, मतलब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको सबसे पहले रिएक्टेंट्स में लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड आउट करना है। तो ट्रिक कैसे, आप मैंने क्या बताया कि जो भी रिएक्टेंट दिया उसका स्टोइकियोमेट्रिक का रेशियो नॉट इक्वल टू, अगर मोल का रेशियो गिवन मोल का रेशियो आ रहा है इसका मतलब वो कॉन्सेप्ट कैसा होगा, लिमिटिंग रिएजेंट का होगा। ये पहला कॉन्सेप्ट हो गया। और अगर मान लीजिए इक्वल आ गया, अगर मान लीजिए कोई भी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो अगर मान लीजिए सपोज इसमें इक्वल हो गया होता, ठीक है, अगर ये इक्वल हो गया होता तो मतलब ये सिंपल क्या होगा, स्टोइकियोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट से लग जाएगा। स्टोइकियोमेट्रिक कॉन्सेप्ट से ये क्वेश्चन लग जाएगा, तो उसमें आपको लिमिटिंग और एक्सेस रिएजेंट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग ट्रिक सीख लेते हैं कि मान लीजिए हमें ये पता चल गया कि इस रिएक्शन के लिए आपको लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना होगा, क्योंकि जो प्रोडक्ट बनता है वो अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट बनता है। यहाँ पर हम सबसे पहले लिमिटिंग रिएजेंट के लिए कॉन्सेप्ट ट्रिक क्या है, अपना ट्रिक क्या है, सिंपल सा ट्रिक कि अगर मोल एंड स्टोइकियोमेट्रिक का रेशियो हम निकाल लेंगे, यहाँ पर मोल और स्टोइकियोमेट्रिक का रेशियो निकाल लीजिए। तो मोल कितना है 10 मोल, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 2, यहाँ से आपको 5 आ रहा है, इसका निकालोगे तो 50 डिवाइड बाई 3, यहाँ से कितना 16 पॉइंट अप्रोक्स 66 आ जाएगा अप्रोक्स। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, जिसकी वैल्यू मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू जिसकी लेस होगी, जिसकी लोवेस्ट वैल्यू होगी। ये क्या है दोनों में से, ये क्या है लोवेस्ट वैल्यू है और ये क्या है हायर वैल्यू है, हायर वैल्यू है। तो लोअर वैल्यू को एज हम लिमिटिंग रिएजेंट कंसीडर करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्या है, मैं इसको यहाँ पे लिख दे रहा हूँ कि अगर मोल और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का वैल्यू जिसका लोवेस्ट आएगा वो क्या होगा, एक्ट एज LR। ये अपना शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, कि मोल जो भी मोल गिवन होगा, मोल में स्टोइकियोमेट्रिक से अगर वेट में दिया होता तो उसको आप मोल में कन्वर्ट कर लेते। ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे अभी हम लोग कि जो भी मोल गिवन हो उसमें स्टोइकियोमेट्रिक से डिवाइड कर दीजिए, दोनों में चेक कर लीजिए, जिसकी वैल्यू कम होगी वही अपना क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा और उसी के अकॉर्डिंग क्या बनेगा, अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया कि पहला जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, ए
और एक्सेस रिएजेंट कौन होगा, डी। चलिए ये हमें पता चल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा, ए होगा, एंड एक्सेस रिएजेंट क्या होगा, बी होगा। क्लियर है? तो पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। अब आपको क्या निकालना है, कितना अमाउंट सी मिलेगा और कितना अमाउंट डी मिलेगा इस रिएक्शन में। तो आपको करना क्या है कि मोल कॉन्सेप्ट लगा देना है, स्टोइकोमेट्रिक का रेशियो क्या कर दो, इक्वल कर दो। ठीक है, इसको कैसे करोगे आप, ये तो क्लियर हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, लिमिटिंग रिएजेंट पता चल गया कि ए जो है वो क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट, और ये जो हो गया वो क्या होगा, एक्सेस रिएजेंट हो गया। ठीक है, तो प्रोडक्ट अब इसके अकॉर्डिंग बनेगा। तो इसी को सॉल्व करना है कि कितना, ये हमें अब सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करना है कि सी एंड डी कितना मिला है। तो यहाँ पे क्या, मोल अपॉन स्टोइकोमेट्री किसका, ए का, इक्वल टू मोल सी का और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट सी का, ये सी का हो गया, इक्वल टू मोल डी का और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसका, डी का निकाल लीजिए। तो बस इसी को इक्वेशन को सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर क्या, जैसे हमें पहले सी का निकालना है तो ये वाला इक्वेशन यूज कर लीजिए। तो इसका मोल कितना है 10 डिवाइड बाई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 2 इक्वल टू, हमें सी का अमाउंट पहले निकालना है। सी का कितना है, सी का कितना आपको निकालना है, तो इसका मोल आप लिख दो एन सी, क्योंकि यही तो फाइंड आउट करना है। स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना 4, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से जो मोल ऑफ सी आएगा वो कितना आ जाएगा 10 इंटू 4 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 20 मोल आंसर हो जाएगा। तो सी का जो अमाउंट मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, 20 मोल मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से सॉल्व कर दिया हम लोग ने, तो ये अपना सी का अमाउंट मिल गया। और अगर आपको डी का अमाउंट निकालना है तो आप ये इक्वेशन यूज कर लीजिए दोनों। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, मोल ऑफ, मोल मतलब ए का, मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक, और डी का, मोल डी का ये निकालना है, और स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट किसका, डी का। तो यहाँ से मोल हमें पता ही है, इसका कितना 10 मोल दिया है, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है, इक्वल टू मोल हमें डी का निकालना है, कितना मोल मिलेगा डी का। तो यहाँ से ये तो निकालना ही है डी अपॉन स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डी का कितना है 5, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से मोल डी का कितना आ जाएगा, चलो कितना आ जाएगा 10 इंटू 5 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा 25 मोल। ये आंसर हो गया कि हमें लिमिटिंग रिएजेंट ए है, एक्सेस रिएजेंट बी है, मोल ऑफ CO2 कितना प्रोड्यूस होगा 20 मोल, और मोल ऑफ डी कितना प्रोड्यूस होगा 25 मोल। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट ट्रिक था कि लिमिटिंग रिएजेंट की अप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो उसके चेक करने के लिए एक बार क्वेश्चन इस पे आया हुआ है। तो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट का रेशियो अगर नॉट इक्वल टू मोल का रेशियो जो गिवन है इक्वल है, मतलब लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है। और अगर इक्वल हो जा रहा है तो मतलब इसमें लिमिटिंग रिएजेंट आपको फाइंड आउट नहीं करना, सीधा सा आपको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइकोमेट्रिक कॉन्सेप्ट अप्लाई कर देना है। उसके बाद मोल निकालने का ट्रिक क्या है, सॉरी लिमिटिंग रिएजेंट निकालने का कॉन्सेप्ट क्या है, जो भी दिया हो मोल अपॉन उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए, और जिसकी वैल्यू लोवेस्ट होगी वही हमारा क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। बात समझ में आई? ठीक, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 54 ग्राम एल्यूमिनियम react with 160 gram of oxygen, 150 gram of oxygen, then find पहला क्वेश्चन लिमिटिंग रिएजेंट, एंड सेकेंड क्वेश्चन वेट ऑफ प्रोडक्ट आपको बताना है क्या होगा। ठीक है, तो बोल रहा है कि 54 ग्राम एल्यूमिनियम रिएक्ट कर रहा है कितने 160 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये बताइए कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है और स्टोइकोमेट्रिक एंड वेट ऑफ प्रोडक्ट क्या है। तो सबसे पहला काम क्या करोगे आप, रिएक्शन को लिखोगे। रिएक्शन देखिए लिखने आपको आना चाहिए, जनरल रिएक्शन है। तो एल्यूमिनियम को हमने क्या करा, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया। तो एल्यूमिनियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया तो यहाँ से एल्यूमिना बनेगा Al2O3। ये 10th वगैरह में आप लोगों ने 9th 10th में 10th में 11th में पढ़ा होगा। ठीक है, तो इसको बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर ऑड है, यहाँ पर इवन में है, तो इसको आप इवन में बनाने का सोचो। तो ऑक्सीजन 6 हो गया, मतलब यहाँ पे 3, एल्यूमिनियम कितना हो गया 4, क्योंकि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हम तभी अप्लाई करेंगे रिएक्शन क्या होना बैलेंस हुआ, ये कंडीशन है।
तो हमने रिएक्शन को बैलेंस कर लिया। अब क्वेश्चन में देखिए कि क्या क्या चीज़ दिया है। यहाँ पर एल्युमिनियम 54 ग्राम दिया है, 160 ग्राम ऑक्सीजन दिया है। यहाँ पर गिवन जो दिया हुआ है, गिवन जो वेट दिया हुआ है, हमें मोल नहीं दिया है, इस बार वेट दिया है। तो इसका कितना है 54 ग्राम, इसका कितना है 160 ग्राम दिया हुआ है। ठीक है, ये इतना ग्राम और ये 160 ग्राम। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि लिमिटिंग रिएजेंट, वैसे भी क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा, तो मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट का ही क्वेश्चन है। और अगर आपको चेक करना है कि लिमिटिंग रिएजेंट अप्लाई होगा कि नहीं होगा, तो क्या करिए, इसका स्टोइकियोमेट्रिक का रेशियो, स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ एल्युमिनियम और अगर स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, रेशियो अगर नॉट इक्वल टू आ रहा है मोल के रेशियो से, ठीक है, तो मोल ऑफ एल्युमिनियम और मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ से हम मोल निकालें, अगर हम एल्युमिनियम का निकालें तो वेट कितना है 54 ग्राम और उसका एटॉमिक मास 27 ग्राम, तो कितना आया 2 मोल आया। और अगर ऑक्सीजन का निकालें तो ऑक्सीजन का 160 डिवाइड बाई ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 2 का मल्टीप्लाई, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 5 मोल आ जाएगा। तो यहाँ से 2/5 आ रहा है। और स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो कितना 4/3 है, इसका रेशियो कितना है 4/3, ठीक है, 4/3 और इसका 2/5, मतलब नॉट इक्वल टू, इसका मतलब ये लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट क्वेश्चन होगा। तो सबसे पहला काम अपना क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करना, ठीक है। तो यहाँ से हमें वेट दिया हुआ है और यहाँ पर सबसे पहले वेट दिया, तो आप मोल निकाल लो। तो मोल हमने पहले ही निकाल दिया, तो इसमें एल्युमिनियम का एटॉमिक मास कितना 27, यहाँ से कितना आया था अपना 2 मोल आया था और इसका कितना 5 मोल आया था, ठीक है। ये कहाँ से आया, वेट दिया था तो हमने मोल निकाल लिया। वेट में मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करोगे एटॉमिक मास से, तो उसका मोल आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने मोल पहले ही निकाल लिया है एल्युमिनियम का एंड ऑक्सीजन का। ध्यान रखिए 4 नहीं देना है, तो आपका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है मोल निकालने के लिए 27 × 4 करोगे, वो नहीं। आपका एल्युमिनियम दिया है तो एल्युमिनियम का वेट दिया है तो मोल निकाल लिया, ऑक्सीजन का वेट दिया तो उसका ऑक्सीजन का मोल निकाल लिया। और उसके बाद यहाँ पर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, इसका 4 है, इसका कितना है 3 है। तो सबसे पहला ट्रिक है अपना लिमिटिंग रिएजेंट निकालना। तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए आप कैसे निकालोगे, लिमिटिंग रिएजेंट का जो ट्रिक था मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये वैल्यू जिसकी कम आएगी, तो यहाँ देख लेते हैं मोल कितना आया यहाँ पे 2 और ये कितना आया 4, मतलब 0.5 आ रहा है इसकी वैल्यू। और इसकी वैल्यू निकालोगे तो मोल कितना है 5 डिवाइड बाई 3, ठीक है, 3 स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो डिवाइड करोगे तो यहाँ से अप्रोक्स कितना आएगा 1.6 आ जाएगा अप्रोक्स। तो यहाँ पे दिख रहा है इसकी वैल्यू क्या है, लोवेस्ट है, इसकी वैल्यू क्या है, लोवेस्ट है, मतलब ये क्या होगा अपना लिमिटिंग रिएजेंट। एल्युमिनियम क्या हो गया क्वेश्चन में, लिमिटिंग रिएजेंट, और ऑक्सीजन क्या हो गया यहाँ पर एक्सेसिव रिएजेंट, ठीक है। एक का तो आंसर मिल गया हमें कि पहले का मिल गया कि लिमिटिंग रिएजेंट इस रिएक्शन में क्या है, एल्युमिनियम, ठीक है। अब प्रोडक्ट जो बनेगा लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग बनेगा। तो अपना कॉन्सेप्ट लगा दो कि मोल और स्टोइकियोमेट्रिक के रेशियो क्या कर दो, सबके इक्वल कर दो। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो किसका, एल्युमिनियम का, इक्वल टू हमें Al2 का वेट निकालना है। तो यहाँ से मोल ऑफ किसका Al2O3 डिवाइड बाय उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। तो इसको सॉल्व करके पहले मोल निकाल लो। तो यहाँ से मोल कितना है, ये रेशियो कितना आया था 2/4, मतलब 1/2/4 इक्वल टू, ये तो अपने को निकालना ही है Al2O3 और डिवाइड बाय इसका स्टोइकियोमेट्रिक कितना है 2 है, इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से जब इसको सॉल्व करोगे तो ये 1/2 हो जाएगा इक्वल टू NaL2O3 डिवाइड बाई कितना 2। तो यहाँ से जो मोल आएगा NaL2O3 का वो कितना 1 मोल होगा, ठीक है। अपने को क्या पूछा है, वेट पूछा है। तो Al2O3 एल्यूमिना का मॉलिक्यूलर मास निकाल लो। तो मॉलिक्यूलर मास जो आएगा mm Al2O3 का, तो एल्यूमिनियम कितना हो गया 54 प्लस 48, तो 102 आ जाएगा इतना ग्राम। तो मोल में आप वेट का मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर क्या आ जाएगा 102 ग्राम। ये सेकंड आंसर हो गया, ठीक है।
कभी भी निकालना हो तो पहले सबसे पहला काम लिमिटिंग रिएजेंट। लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालोगे, मोल अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो, जिसका लोवेस्ट होगा वही अपना लिमिटिंग रिएजेंट होगा, और बाकी उसका ये रेशियो सब इक्वल कर दो तो आपको मोल निकाल लो। मोल निकालने के बाद उसमें मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वेट आ जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो हम लोग ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। तो अभी तक हमने जो कॉन्सेप्ट लिखा, फॉर्मूले बनाए, उसका मैं एक बार यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो स्पेशल कॉन्सेप्ट में ये सीखा कि अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है, मान लीजिए रिएक्टेंट 1 है और स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट 2 का नॉट इक्वल टू मोल ऑफ रिएक्टेंट 1 एंड मोल ऑफ रिएक्टेंट 2 आ रहा है। ठीक है, हम वहाँ पे ए भी लिए थे, यहाँ पे मैंने R1 मान लिया। मतलब लीजिए ये रिएक्टेंट R1 है, ये रिएक्टेंट R2 है, और यहाँ से कोई प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, मैं कॉन्सेप्ट लिख रहा हूँ कि अगर इनके कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट कितना है, 1 1 है, अगर रिएक्टेंट के कोएफिशिएंट का रेशियो नॉट इक्वल टू जो क्वेश्चन में मोल दिया होगा, ठीक है, उसका रेशियो आ रहा है, मतलब वो कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो उसमें आपको लिमिटिंग रिएजेंट देखना पड़ेगा कौन सा है। ठीक है, और अगर यही स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिएक्टेंट 1 का और रिएक्टेंट 2 का इक्वल टू आ जाए मोल ऑफ रिएक्टेंट 1 और मोल ऑफ रिएक्टेंट 2, तो मतलब वो सिंपल कॉन्सेप्ट ऑफ स्टोइकियोमेट्रिक का, जैसे हमने स्टार्टिंग में सीखा था उसका मतलब उसमें लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट की जरूरत नहीं है। ठीक है, और लास्ट में हमने एक ट्रिक सीखा कि फॉर लिमिटिंग रिएजेंट, कि कैसे पहचानोगे कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है। तो उसके लिए ट्रिक मैंने क्या बोला कि अगर मोल और स्टोइकियोमेट्रिक का वैल्यू निकाल लो रिएक्टेंट में जितने भी हैं, जिसमें आपको पहचानना है कि लिमिटिंग रिएजेंट और एक्सेस रिएजेंट कौन होगा, तो मोल और स्टोइकियोमेट्रिक का वैल्यू निकाल दो। तो जिसकी लोवेस्ट वैल्यू होगी, लोवेस्ट वैल्यू, ठीक है, वो क्या होगा, अपना एक्ट एज लिमिटिंग रिएजेंट। और प्रोडक्ट जो बनता है एंड प्रोडक्ट जो फॉर्म होता है, प्रोडक्ट फॉर्म इन रिएक्शन अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने ये बताया कि कोई भी रिएक्शन दिया हो तो उसमें लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा कि नहीं होगा। तो उसके लिए ये चीज सीख लेना आप, स्टोइकियोमेट्रिक का रेशियो अगर नॉट इक्वल टू रिएक्टेंट के मोल के रेशियो आएगा जो गिवन होगा, तो मतलब वो लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट है, तो उसमें आपको लिमिटिंग रिएजेंट पहचानना होगा। और अगर इक्वल आ गया तो मतलब वो सिंपल स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन पे बेस्ड है। और ट्रिक कैसे, लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकालोगे, तो दोनों में आप अगर ये दोनों जो भी रिएक्टेंट दिए होंगे उनका मोल और स्टोइकियोमेट्रिक का रेशियो निकाल दो। जैसे वेट दिया हो क्वेश्चन में, तो पहले वेट जो दिया उसको मोल में हमेशा मोल में कन्वर्ट करना, मोल निकालना है आपको। वॉल्यूम दिया होगा तो भी मोल निकाल लेना, सो मोल कॉन्सेप्ट आपने पढ़ी रखा है। वेट दिया है तो मोल निकाल लीजिएगा। तो मोल और स्टोइकियोमेट्रिक का पर्टिकुलर रेशियो दोनों का निकालिएगा, जिसकी वैल्यू लोवेस्ट होगी वही अपना क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। और प्रोडक्ट आपको अच्छे से पता है कि जो बनता है वो अकॉर्डिंग टू लिमिटिंग रिएजेंट के बनता है। ठीक है, सॉल्व करना है तो बस मोल स्टोइकियोमेट्रिक के रेशियो सब इक्वल कर देना, उसमें जो चीज पूछा है वो निकाल दीजिएगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको स्टोइकियोमेट्रिक का कॉन्सेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट कब अप्लाई करना है ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस पे आप बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। ठीक है, और आपके सारे क्वेश्चन इस पे सॉल्व हो जाएंगे। तो वीडियो आपको पसंद आया होगा, प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।